नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। इनकम टैक्स के अंदर करीब करीब 80% से ज्यादा सिलेबस में कंप्लीट करा चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, सेक्शंस को अंडरस्टैंड किया, प्रोविजंस को अंडरस्टैंड किया, अलग अलग तरीके की गिरीश आहूजा और वीके सिंघानिया की बुक की अलग अलग न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया। साथ साथ चैप्टर वाइज मैंने आपको वो तमाम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं ऑलमोस्ट चैप्टर के जो 10 ईयर के अंदर गिवन है, माने जिनके एग्जामिनेशन में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाली है आप सभी के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था, दिवाली के बाद हम कुछ ऐसे सेशंस लेके आएंगे करीब करीब 12-13 घंटे के अंदर, जहां पर हम इन तमाम चैप्टर के अंदर से जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनको कवर करेंगे। देखिए, आपका इनकम टैक्स वैसे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप सभी को पता है पूछे जाते हैं। प्रोग्रामर ओनर्स को कलेक्टिवली अगर मैं बोलूं तो करीब करीब 90 में से अप टू 30 नंबर तक के क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल रहने वाले हैं, तो ऐसे में आप थ्योरी को अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं एग्जामिनेशन में, अब आपकी बार रिपीट होने की, जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा हैं। अलोंग विद उन क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको टैकल करना है, किस तरीके से आंसर का फॉर्मेट रखना है। उम्मीद करता हूं इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आप सभी अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो जैसे मैं ये आपका आज का सेशन शुरू करूं उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जो हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। क्या क्या बुनियादी बातें? देखिए, अगर आप लोग सिलेबस को लेकर चलते हैं इनकम टैक्स के अंदर, अगर आप लोग सिलेबस को लेकर चलते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सर, सबसे पहला चैप्टर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अगर आप सभी को याद हो तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ाया था? जो आपका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट है, सेक्शन का क्या मीनिंग होता है, प्रोविजन का क्या मीनिंग होता है, पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, एसएससी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इंट्रोडक्शन का मतलब हम लोगों ने बुनियादी तौर पे वो सारी टर्म्स को समझा था जो आपके इनकम टैक्स के अंदर यूज होती हैं। तो यहां से हाई प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आने की। अगर आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे तो सेकंड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज द मार्जिनल रिलीफ। मैं इसको शॉर्ट एब्रिविएशन एमआर से लिख देता हूं। उसके बाद हम सबने पढ़ा था टैक्स रेट। अगर आप लोग ध्यान देंगे, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स हम लोगों ने पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था। मैंने बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस से हर बार एक सवाल पूछा जाता है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपके एंटायर सिलेबस का वन ऑफ द लेंथियस्ट सब्जेक्ट जो चैप्टर है वो हमने कवर किया था, दैट इज द इनकम फ्रॉम सैलरी। देखिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पीजीबीपी, जिसको आप लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा लेंथी है, जिनके अंदर आपको अच्छा खासा समय देना पड़ता है, जहां पे आपको अच्छी खासी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सैलरी वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने, माय डियर फ्रेंड्स, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया था। अगर आपको याद हो तो मैंने कैपिटल गेन भी आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कैपिटल गेन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कैपिटल गेन के बाद हम लोगों ने आईएफओएस माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को पढ़ लिया था। अगर आप लोग 90 नंबर पे देखेंगे तो ये आता है आपका, दैट इज द पीजीबीपी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये अभी हम लोग कवर करेंगे। 10वें नंबर पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक चैप्टर आपका रह गया है, दैट इज, ठीक है, हाँ, डिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे यूनिट 5 के अंदर आता है डिडक्शन। 11 नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, दिस इज अ कैरी फॉरवर्ड, आप लोग लिख सकते हैं लॉसेस, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। 12 पे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, एग्रीकल्चरल इनकम को अभी अभी कंप्लीट किया है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग 13 नंबर पे लेके चलते हैं तो हमने एक चैप्टर और कंप्लीट किया था, दैट इज, जिसको आप लोग बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है ना। क्लबिंग ऑफ इनकम अभी पूरा नहीं हुआ है, एक पार्ट आ चुका है, इसका अगला पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम ये आपका था। और एक लास्ट एंड फाइनल जो आपका चैप्टर है, दैट इज द इंटरनल असेसमेंट, जिसको आप लोग शॉर्ट एब्रिविएशन क्या यूज कर सकते हो, आईए यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान देंगे, रेगुलर व्यूअर हैं तो इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, आपका मार्जिनल रिलीफ पढ़ चुके हैं, टैक्स रेट पढ़ चुके हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ चुके हैं, सैलरी पढ़ा दिया, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा दिया, कैपिटल
गेन पढ़ा दिया, अदर सोर्सेज पढ़ा दिया है, पीजीबीपी अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, डिडक्शन पूरा हो चुका है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, एग्रीकल्चरल इनकम पूरा हो चुका है और क्लबिंग ऑफ इनकम आपका पूरा हो चुका है। क्लियर? अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका एक इंटरनल असेसमेंट रहता है, एक आपका पीजीबीपी रहता है। ये दो चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स हमारे हैं जो अभी हमको कवर करने हैं। यानी आप लोग ये कह सकते हैं पूरा का पूरा इनकम से जो टैक्स का सिलेबस है 80% से ज्यादा मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो हम लोगों ने पेंडिंग छोड़ दिया हो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर आएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। किस नाम से प्लेलिस्ट है? इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। ये आपके सेमेस्टर 3 के लिए भी यूजफुल रहेगी, सेमेस्टर 5 के लिए भी यूजफुल रहेगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे अभी तक लेटेस्ट अगर क्लासेस की बात करते हैं असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए, तो 62 क्लासेस में अपलोड कर चुका हूं जहां पे आपको तमाम प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। और अगर आप लोग इन तमाम जितने भी सेशन हैं, इन तमाम सेशंस की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं तमाम पीडीएफ शेयर करता रहता हूं। बहरहाल तो अगर आप नहीं जानते थे कि कहां से स्टडी करना है तो डेफिनेटली आप लोग इस प्लेलिस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सर ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा मेजर फोकस था केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। हालांकि हर एक चैप्टर के थ्योरी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एग्जैक्टली कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं ये चीज हम आज से डिस्कस करने वाले हैं हर एक चैप्टर वाइज। तो अगर आप लोग पहली यूनिट की बात करते हैं तो मेजरली अगर आप लोग देखेंगे तो पहली यूनिट के अंदर आपके ये मेरे अकॉर्डिंग आपके पहले 4 चैप्टर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका एक तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हो जाएगा, एक आपका मार्जिनल रिलीफ, एक टैक्स रेट और एक आता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आप लोग आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं तो या तो प्रोबेबिलिटी है ये इंट्रोडक्शन से आने की या फिर आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस से आने की प्रोबेबिलिटी यहां पे रहने वाली है। तो आज की क्लास के अंदर क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी जाए क्योंकि हम आपकी यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 के अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 5-10 जितने भी बनेंगे, अगर केवल वो आप लोग तैयार कर लेते हैं ना तो उससे बाहर, मार्क माय वर्ड्स, उससे बाहर आपको एक भी सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो आपका सेशन है और इसके बाद जो सेशंस आपको मिलेंगे आपके एंटायर इनकम टैक्स के लिए, वो आप सभी के लिए गोल्ड माइल लेने वाले हैं। तो आप लोग मेक श्योर करके तमाम सेशंस को सीरियसली लीजिएगा और एक एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। बहरहाल अब ये तो बेसिक बातें हो गई, ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। अब बात करते हैं आपके पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट या जिसको आप लोग इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। और यहां पे जो आपका पहला सवाल है ना, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कहूंगा ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं क्योंकि एग्जाम में हर बार ये रिपीट होता है। आसान है, बहुत आसान है। यहां पे आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दीजिए, या फिर यहां पे अल्टरनेटिवली आपसे पूछा जा सकता है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करो या असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करो। याद रखिएगा दोनों डेफिनेशन एक साथ पढ़ी जाती हैं। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये क्या कह रहा है कि आप जो आपका इनकम टैक्स है उसको चार्ज करते हैं किसके बिहाफ पे? प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। अब ये क्या कहता है? डू यू फुल्ली एग्री? क्या आप इससे एग्री करते हैं विद दिस स्टेटमेंट? अगर नहीं करते हैं तो एग्जम्पशन कौन कौन से है? यानी कि सवाल के अंदर दो चीजों को कंपाइल किया हुआ है। पहला क्या पूछा हुआ है? प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर? प्रीवियस ईयर क्या होता है, और मैंने बताया था आपका दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका असेसमेंट ईयर। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, एक आपका प्रीवियस ईयर होता है, एक आपका क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है। अब दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये समझिएगा। क्लियर है? प्रीवियस ईयर की अगर आप लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर का मतलब वो साल जिस साल के दरमियान आपने इनकम को अर्न किया है, या फिर आप लोग कह सकते हैं असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल। क्लियर है? तो उसको भी आप लोग क्या कहेंगे? प्रीवियस ईयर बोलेंगे। असेसमेंट ईयर का मतलब जो आपने इनकम कमाया उसके ऊपर जिस साल आप लोग टैक्स देते हैं उसको क्या बोला जाता है? असेसमेंट ईयर बोला जाता है। यानी कि जिस साल आपने पैसा कमाया, ठीक है ना, आपने इनकम क्या किया है? अर्न किया है। याद रखिएगा, आपने इनकम क्या किया है? अर्न किया है। जिस साल आपने इनकम अर्न किया है वो क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर कहलाएगा। और प्रीवियस ईयर से जो नेक्स्ट ईयर होता है, जिस साल आप लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना, जो आपका नेक्स्ट ईयर होता है वो क्या कहलाता है? आपका
असेसमेंट ईयर कहलाता है। एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्या लेके चलेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लीजिए मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है, जिस साल मैंने पैसा कमाया है, लेट अस से मेरा 2025 और 26 है, क्लियर है। इस साल मैंने मेरा इनकम अर्न किया है, तो यहां पे अगर मैंने इस साल मेरा इनकम अर्न हुआ है तो ये क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरा ये आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो आप लोग इनकम टैक्स के अंदर इसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। और इससे अगला जो साल आएगा, माने अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 2026 और 27, इससे अगला साल जो होगा, जिस साल हम लोग टैक्स देंगे, ये होगा आपका असेसमेंट ईयर, क्लियर है। ये क्या होगा, आपका असेसमेंट ईयर, जहां पे आपकी जो इनकम है वो क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्सेबल होगी, क्लियर है। तो बहुत बेसिक बुनियादी डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, अलोंग विद आपको पता होना चाहिए सर कि ये आपका जो असेसमेंट ईयर है ये क्या होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो इनकम टैक्स है वो चार्ज होता है प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे और आपको पे करना पड़ता है असेसमेंट ईयर के दरमियान। ये बात जर्नल सेंस में सही रहती है, माने कुछ केसेस हैं जहां पे ये बात आपको एग्री, यानी हम इससे एग्री करते हैं, लेकिन जर्नली यानी कि हर केस में नहीं, यहां पे एक्सेप्शन आपको देखने को मिलते हैं। 3 या 4 केसेस जैसे होते हैं जहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होता है, माने जिस साल पैसा कमाया उसी साल आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं जो आपका असेसमेंट ईयर है और जो आपका प्रीवियस ईयर है, दोनों क्या किस बिहा पे कैलकुलेट होंगे, सेम बिहा पे कैलकुलेट होंगे और उसी साल आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो करीब करीब मैं आपको बता दूं 3 से 4 केसेस बनते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कितने केसेस बनते हैं माय डियर फ्रेंड, 3 से 4 केसेस बनते हैं जहां पे हमें ये ध्यान देना होता है कि जिस साल आपने पैसा कमाया उसी साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेशल केसेस है, एक्सेप्शन जिसको कहते हैं। अगर आप लोग इसको एग्जामिनेशन में लिखने की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से एग्जामिनेशन में हम लोग लिख के आएंगे। आंसर क्या लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 3 के अंदर किसकी डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 3 के अंदर अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दी हुई है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर दी हुई है। अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम इज अर्न, जिस साल आपने पैसा कमाया वो फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाती है, वो आपका प्रीवियस ईयर कहलाती है। और ये शुरू कहां से होती है, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल माने 104 से लेके और हम लोग कहां तक जाते हैं, हम लोग 31/3 तक जाते हैं हर साल का, ठीक है। ये वाली डेट आपको याद रखनी है। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो टाइम पीरियड है वो जनरली यही होता है जिसको आप लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप लोग प्रोफेशनल डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर अपने आप में क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग। अब ये क्या है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अब यहां पे एक शब्द आया है इमीडिएटली, मतलब बिल्कुल जस्ट, प्रीसीडिंग का मतलब पहले, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, पहले। असेसमेंट ईयर से बिल्कुल पहले वाला जो साल है वो क्या कहलाता है, वो आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है, क्लियर। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, यानी कि जिस साल पैसा कमाया वो प्रीवियस ईयर, जिस साल उस इनकम के ऊपर टैक्स दिया वो असेसमेंट ईयर। असेसमेंट से जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर कहलाता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन आप लोग समझना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोग प्रीवियस ईयर, आपने पैसा कितने में कमाया, 2024-25 में कमाया, एग्जांपल मैं आपको दे सका हूं, और 25-26 में आप लोग टैक्स देंगे, तो 25-26 आपका असेसमेंट ईयर होगा और प्रीवियस ईयर क्या होगा, आपका 2024-25 होगा। ये तमाम बातें बहुत डिटेल में मैं अपनी क्लासेस के अंदर कर चुका हूं, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ लिया होगा। लेकिन मेरा मेन एजेंडा क्या है, मेन एजेंडा है ये वाला सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को लगता है पता नहीं क्या पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन यही सवाल है जो 101% रिपीट होएगा इस बार भी, क्योंकि कुछ चुनिंदा सवाल ही है जो थ्योरी बेस्ड रहते हैं यहां पर। अगर आप लोग ध्यान देंगे आगे क्या पूछा गया है, यहां पे पूछा गया था सेकंड स्टेटमेंट। अगर आपको याद हो तो यहां पे मैंने बताया ना, कंपाइलेशन है 2 क्वेश्चन का, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, दिस स्टेटमेंट इज जर्नली ट्रू। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट क्या होती है, जर्नली ट्रू होती है, ठीक है ना, आमूमन ट्रू होती है। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, तो सेक्शन 4 कहता है कुछ एक्सेप्शन है जहां पे हमें
असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को सेम लेके चलना पड़ता है। क्या क्या एक्सेप्शन है ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। टोटल 4 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है, अगर आप लोग बात करते हैं इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट और ए पर्सन लिविंग इंडिया, क्लियर है। अगर आप लोग एनआर की बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट आपने स्टेटस पढ़ा होगा, अगर आपका पर्सन क्या कर रहा है, इंडिया को लीव कर रहा है, याद रखिएगा सेक्शन 172 के अकॉर्डिंग, 174 के अकॉर्डिंग और 174 ए के अकॉर्डिंग, क्लियर है। तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स हमें अलग अलग प्रीवियस ईयर और आपका असेसमेंट ईयर रखने की जरूरत नहीं है। जिस साल उसने पैसा कमाया उसी साल उससे टैक्स ले लिया जाता है, क्लियर है। ये आपका पहला केस रहेगा। दूसरा केस, अच्छा ये जो आपका लिविंग इंडिया है ना, ये परमानेंट है। कैसा है, ये आपका परमानेंट है, क्लियर है। ये कैसे छोड़ रहा है आपका इंडिया को, परमानेंट छोड़ रहा है, टेम्परेरी बेस पे नहीं जा रहा है, वरना वो फिर हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने लग जाते हैं। इनकम ऑफ ए पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। सेक्शन 175 कहता है ये बात, क्या कहता है, अगर कोई भी पर्सन अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है, याद रखिएगा प्रॉपर्टी का क्या करता है, ट्रांसफर करता है, किस चीज से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, तो उस केस में जिस साल उसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया उसी साल उससे इमीडिएटली क्या ले लिया जाता है, टैक्स ले लिया जाता है। तो इस केस में भी माय डियर फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग लेके नहीं चलते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, आप एक आपका सेक्शन देखिए, यहां पे तो आपका सेक्शन 175 आया ना, हमने क्या कहा 175 सेक्शन है। अब अगला जो सेक्शन आएगा 176 आएगा, 176 आएगा, वो आपके डिसकंटिन्यूड बिजनेस की बात करता है। अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है तो जिस साल डिसकंटिन्यू हुआ है उसी साल उससे टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे भी असेसमेंट ईयर और जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अगला देखिए पांचवा चौथा जो पॉइंट है वो क्या होता है, सेक्शन 172 ही है ये आपका 172 क्या कहता है, शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, क्लियर है। अगर आपका शिपिंग बिजनेस है किसका, नॉन रेजिडेंट का, तो उस केस में भी आपको उसी साल इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा जिस साल आपने इनकम अर्न किया है। तो को मोटा माटी आप लोग कह सकते हैं सर हमारे पास टोटल 4 एक्सेप्शन है। क्या कहेंगे, आपके पास कितने हैं, टोटल 4 एक्सेप्शन है, जिनके बिहा पे आप लोग क्या बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि इन पर्टिकुलर 4 एक्सेप्शन के केस में आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। जिस साल इनकम अर्न किया है उसी साल आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये आपका काफी रिपीटेड सवाल था, मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से आपको समझना है, ये सारी चीजें आपको बेटर वे में क्लैरिटी मिला होगा, और उम्मीद करता हूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट का ये वाला सवाल बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को याद होगा, देखिए सेक्शन 3 हमने पढ़ा, सेक्शन 4 हमने पढ़ा। सेक्शन 3 के अंदर अगर आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन थी। सेक्शन 4 के अंदर आपने देखा कि जो आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बिहा पे आपने एक्सेप्शन को भी पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या है, आपको बताना है पर्सन क्या होता है। अच्छा, पर्सन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप आते हैं ये डेफिनेशन के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद आपको बताना है एक तो डेफिनेशन पर्सन को, और आपको एक्सप्लेन करना है एसएससी क्या होता है। याद होगा एसएससी को भी हमने पढ़ा था। इन दोनों के बीच में माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ता है, आपका डिफरेंस करना पड़ता है, क्लियर। अगर आप सभी को थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने बताया था, अगर आप लोग सेक्शन 2 की बात करते हैं, ठीक है ना, आप किसकी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं, सेक्शन 2 के अंदर सब सेक्शन 31 की बात करते हैं, तो यहाँ पे किसकी डेफिनेशन गिवन होती है, यहाँ पे आपके पर्सन की डेफिनेशन गिवन होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, पर्सन के अंदर आप लोग 7 अलग अलग कैटेगरी रख के चल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं रख देता हूं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, बहुत आसान है, याद रह जाता है। या फिर आप लोग कह सकते हो एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, या फिर कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकता है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आपका कंपनी हो सकता है, याद रखिएगा क्या हो सकता है, आपका कंपनी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हो सकता है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6, एक कैटेगरी और है, ये आपका इंडिविजुअल फर्म हो गया, कंपनी हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हो गया। हाँ, लोकल अथॉरिटीज जिसको आप लोग कहते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग क्या कह देंगे, आप लोग कह देंगे लोकल अथॉरिटीज, जैसे म्युनिसिपल पार्टी हो गया, ठीक है ना। ये तमाम चीजें सातों मिलकर के किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है, पर्सन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है, क्लियर।
अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, यानी कि आप लोग कहेंगे सेक्शन 231 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इंडिविजुअल आ जाता है। अच्छा एक और चीज है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये तो मैं भूल ही गया, ठीक है ना, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, लोकल अथॉरिटीज हो गया और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हो गया। ये तमाम चीजें मिलकर के किसको सेटिस्फाई करती हैं कि इनकम टैक्स के अंदर वो क्या होगा, पर्सन होगा। क्लियर है। और जो पर्सन है अपने आप में एक वाइड रेंज होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग नेचुरल पर्सन को भी इंक्लूड करके चलते हैं, जैसे इंडिविजुअल होगा कोई व्यक्ति विशेष, या फिर आर्टिफिशियल एंटिटीज को भी, जैसे आपका कंपनी हो गया, फर्म हो गया, इन सबको हम लोग क्या करके चलते हैं, इंक्लूड करके चलते हैं। और जो आपका कंपनी हो यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे नेचुरल पर्सन हो, इनकम टैक्स क्या कहता है, सभी को टैक्स देना पड़ता है। तो ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन थी, जहां पे क्या पूछा गया था, पहला क्वेश्चन पर्सन की डेफिनेशन पूछी गई थी, बहुत डिटेल में पहले भी आप लोग इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। अब देखिएगा एसएससी का मतलब क्या होता है, एसएससी का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल जो लायबल होता है किसके लिए, टैक्स पे करने के लिए। अगर आपको याद हो तो अलग अलग टाइप के एसएससी हम लोगों ने पढ़े थे, तो एसएससी कोई भी इंडिविजुअल जो लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, एसएससी कहते हैं। लेकिन पर्सन के अंदर इंडिविजुअल के साथ अलग अलग कैटेगरी आ जाती है, यानी आप लोग कहेंगे यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे एसएससी का कॉलम बना हुआ है, मीनिंग के बिहा पे, डिफाइंड सेक्शन के बिहा पे, टैक्स लायबिलिटी के बिहा पे और एग्जांपल के बिहा पे, 4 पैरामीटर के बिहा पे एक टेबल बनाई हुई है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए ब्रॉडर टर्म इंक्लूडिंग ऑल एंटिटीज कैपेबल ऑफ इनकम अर्निंग, ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सभी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल, कंपनी, तमाम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन एसएससी के अंदर क्या आता है, एसएससी के अंदर आता है द पर्सन हु इज लायबल टू द पे टैक्स पे अगेंस्ट हुम एनी प्रीसीडिंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड इनिशिएटेड। क्लियर है। यहाँ पे एसएससी की डेफिनेशन 2(7) के अंदर दी हुई है, यानी कि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग क्या कह सकते हैं, सर हमने पढ़ा सेक्शन 2 और सब सेक्शन कितना है, 7 है, लेकिन पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर सब सेक्शन 31 के अंदर गिवन है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। अगर टैक्स लायबिलिटी की बात कर सकते हैं, पर्सन लायबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके अंदर एसएससी है इसलिए वो लायबल है, ठीक है ना। एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे भी मर्ज करके दिए हुए थे जो अक्सर रिपीट होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और दोनों का ही इंपॉर्टेंस, प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना इस साल एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो आप लोग मेक श्योर करके दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं। एक आपका क्या हो गया, जीटीआई आपको बताना है, ग्रोस टोटल इनकम का क्या मीनिंग होता है, और आपको बताना है टोटल इनकम का क्या मीनिंग होता है। सर 2 अलग अलग चीजें हैं, यानी कि आप लोग क्या कहते हैं, एक आपका टोटल इनकम हो गया, यानी कि आप लोग टीआई कह सकते हैं, शॉर्ट एब्रिविएशन इसका। एक क्या होता है आपका ग्रोस टोटल इनकम होता है। आपके 5 हेड होते हैं इनकम के, याद है किसी को, आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आप लोग ये आपका पहला हेड हो गया है, ठीक है। तो अगला हेड क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगला हेड क्या है सर, हमारा अगला हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ जाता है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे पीजीबीपी आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कहेंगे आईएफओएस आ जाता है, माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपके 5 हेड है, ठीक है ना, ये क्या है आपके 5 हेड है। क्लियर है। अगर इन 5 हेड की इनकम को अगर आप लोग सम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, लेकिन डिडक्शन नहीं किया है, बिफोर द डिडक्शन है ये सम, अगर आप लोग लेके चलते हैं, और ये सम कैसा है, ये बिफोर द डिडक्शन है। डिडक्शन चैप्टर में पूरा करा चुका हूं, आप लोग जानते होंगे। बिफोर द डिडक्शन है तो ये क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर द डिडक्शन ये कहलाएगा आपका ग्रोस टोटल इनकम। और अगर आप आफ्टर द डिडक्शन की बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, टोटल इनकम। माने आपने डिडक्शन कर दिया तो वो टोटल इनकम बन जाएगा, और अगर आपने डिडक्शन नहीं किया है, बिफोर द डिडक्शन अगर आप लोग लेके चलते हैं तो क्या होगा, वो ग्रोस टोटल इनकम होगा। इस बात को आपको ख्याल में रखना। देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है, कहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सेक्शन 80B के सब सेक्शन 5 के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ग्रोस टोटल इनकम मींस द टोटल इनकम क्या हो रही है, कंप्यूट किया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन। आपने क्या किया है, आपने कोई भी डिडक्शन 80C से लेके 80U
आरसीयू का कोई डिडक्शन नहीं लगाया है। उससे पहले अगर आप लोग सम करते हैं इनकम का तो क्या कहलाता है, वो आपका ग्रोस टोटल इनकम कहलाता है। अगर आपने डिडक्शन कर दिया तो माय डियर फ्रेंड्स वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम का एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 के अंदर दिया गया है। ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल इनकम बराबर है ग्रोस टोटल इनकम आपने निकाला, उसके अंदर से डिडक्शन निकाल दिया तो आपका क्या बन गया, टोटल इनकम बन गया। 80C लगा सकते हैं जो LIC और PPF से जुड़ा हुआ है। 80D वाला डिडक्शन लगा सकते हैं हेल्थ एंड इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। 80G वाला डिडक्शन लगा सकते हैं डोनेशन से जुड़ा हुआ है। अच्छा 80 TTA TTB लगा सकते हैं जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग से जुड़ा हुआ है। 80U लगा सकते हैं जो डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। ये तमाम डिडक्शन है जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं, क्लियर है। इनसे रिलेटेड तमाम सेक्शन आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वहां पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की 2 टर्म है जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इससे बाहर मेरे हिसाब से कुछ आएगा नहीं। यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस भी बना दिया है। यहाँ पे आपका GTI का डिफरेंस है और यहाँ पे आपका टोटल इनकम का डिफरेंस है। डेफिनेशन के बिहा पे, कंप्यूटेशन के बिहा पे, पर्पस के बिहा पे और सेक्शन के बिहा पे 4 अलग अलग मैंने कॉलम बना दिए, जिनको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर कैसे लिख के आना है इस बात पर आपको जरूर फोकस करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। अभी एक सवाल और होगा, 4 सवाल आई थिंक इसके अंदर हैं। 4 के बाद अगर आप लोग देखें, हाँ 4 ही सवाल है जो आपके पहले चैप्टर से पूछे जाते हैं। पर्सन की डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर और आपका असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, वहां पे कौन कौन से एक्सेप्शन आते हैं, कितने टाइप के पर्सन होते हैं आपने पढ़ा। और उसके बाद आपने देखा SSC का क्या मतलब होता है। उसके बाद आपने देखा GTI और टोटल इनकम के अंदर क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड्स आपसे, आपको बताना है गिवन एग्जांपल ऑफ एन इनकम व्हिच इज डीम्ड, जिसको आप क्या करते हो, डीम्ड करते हो, मान के चलते हो, माना जाता है। ठीक है ना, हम कहते हैं, ऐसा होता नहीं है, माना जाता है। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, क्लियर है। प्रीवियस ईयर के अंदर हमने अर्न नहीं किया लेकिन हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग ट्रीट करते हैं। डीम्ड का मतलब क्या होता है, ट्रीट करना, माना नहीं होता। आप लोग क्या कह सकते हैं इसको, ट्रीट करना। क्या कह सकते हैं आप लोग इसको, कह देंगे ट्रीट करना। ठीक है, जिसको आप लोग ट्रीट करते हैं कि ये इंडियन इनकम है और इसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। देखिए ये सारी बातें आपकी सेक्शन 7 के अंदर लिखी हुई है। सेक्शन 7 के अंदर क्या क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 7 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सर्टेन इनकम आर नॉट एक्चुअली रिसीव्ड इन इंडिया। कुछ ऐसी इनकम है जो इंडिया के अंदर रिसीव नहीं होती है बट लॉ उनको ट्रीट करता है। इसको क्या बोलते हो, डीम्ड बोलते हो। ठीक है, लॉ उसको क्या करता है, ट्रीट करता है देम एज ए रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्लियर है। जिसको आप लोग, ताकि आप लोग क्या नहीं कर सके, इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स अवॉइड ना कर सके। अब यहाँ पे 4 केसेस मैं आपको दे रहा हूं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। चारों को आपको याद रखना है। अगर इंडिया में कोई पेंशन आपको रिसीव होता है तो ये आपका एक केस रहेगा। अगर आपने ट्रांसफर किया है बैलेंस अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, अगर आपको RPF के यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के ऊपर 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, या आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है RPF के अंदर यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर 12% से ज्यादा सैलरी का, तो इन चारों केसेस में आप लोग मान के चले इनको क्या माना जाता है, डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, क्लियर है। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो तो वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये कुछ 4 सवाल है माय डियर फ्रेंड्स, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग प्रैक्टिकल पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा। जो अगर आप लोग थ्योरी बेस्ड की बात करते हैं तो केवल 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। मार्जिनल रिलीफ और टैक्स रेट से कोई थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे थ्योरी क्वेश्चन अगला जो पूछा जाएगा ना, वो यूनिट 1 के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस से पूछा जाएगा। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आपको बताना है, अगर आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है किसका, इंडिविजुअल का या कंपनी का, तो कैसे निकालेंगे उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बतानी है। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड इकलौता सवाल है जिसके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं तो सेक्शन 6(1) के अंदर सारी बातें लिखी हुई है। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, ठीक है ना, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे।
रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए इंडिविजुअल, किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल की, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज स्टेड इन ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, माने कितने दिन आप लोग हिंदुस्तान में रहे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कहां पे एक्सप्लेनेशन है, याद रखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है, आप लोग क्या कह सकते हैं, सेक्शन 6(1) के अंदर, ठीक है ना, सेक्शन 6(1) के अंदर आपका एक्सप्लेनेशन किसके बारे में दिया हुआ है, इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक कंडीशन चेक करनी, याद रखिएगा, ये मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, बेसिक कंडीशन चेक करनी है। बेसिक कंडीशन 2 है, एक भी सेटिस्फाई होती है तो आपको एडिशनल कंडीशन चेक करनी होती है, वहां पे दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, एडिशनल कंडीशन होती है। तो सबसे पहला ही क्या होता है, हमें चेक करना है बेसिक कंडीशन, अगर एक भी सेटिस्फाई करती है उसका स्टेटस रेजिडेंट हो जाएगा, और अगर आपका दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर चला जाएगा। एक भी सेटिस्फाई, एक भी अगर डगमगाया एडिशनल के अंदर तो वो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा। देखिए क्या मतलब है, अगर आप लोग बेसिक कंडीशन की बात करते हैं तो बेसिक कंडीशन क्या कहती है, अगर कोई भी इंडिविजुअल हिंदुस्तान के अंदर 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि एक पर्सन है जो हिंदुस्तान के अंदर जिस साल उसने इनकम अर्न किया उस साल हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 182 दिन रहा हो, या दूसरी कंडीशन क्या है, वो 60 दिन से ज्यादा रहा हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस साल उसने पैसा कमाया, एंड 365 और मोर, यानी कि 365 या उससे ज्यादा 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, माने मान लीजिए आप लोग 2024-25 में पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप 2024-25 के अंदर कम से कम 60 दिन हिंदुस्तान के अंदर रहे, क्लियर है, और इस प्रीवियस ईयर से अगर आप लोग पहले वाले 4 साल की बात करते हैं, 1, 2, 3 और 4, चारों को मिलाकर के अगर आप लोग 365 दिन हिंदुस्तान के अंदर रहे तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है ना, तो आप लोगों का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, सॉरी आपका क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। एक नॉन रेजिडेंट होता है, एक रेजिडेंट होता है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका स्टेटस कैसा हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा, क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो आपका स्टेटस एनआर हो जाएगा, माने नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। पढ़ चुके हैं सारी बातें, चलिए अगर इनमें से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है, अच्छा यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, अगर आपको याद हो तो एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन किसी भी इंडियन सिटीजन को लेकर के है, और दूसरा एक्सेप्शन इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, यानी कि आप लोग या फिर हिंदुस्तान में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उस केस में ये जो आपका एक्सेप्शन है ना, ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल के अंदर जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। इस पर हम लोग अपना समय एक तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगली एडिशनल कंडीशन की बात करते हैं, जहां पे आप लोग रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करते हैं। देखिए आपने रेजिडेंट तो कर लिया, रेजिडेंट कहां से आया है, रेजिडेंट आया है आपका बेसिक कंडीशन से, क्या कहेंगे, बेसिक कंडीशन से। चाहे आपका बेसिक कंडीशन फुलफिल करे, 1 फुल करे, 2 करे या फिर बोथ करे, दोनों केसेस में आप लोग क्या कहेंगे, उसका स्टेटस कैसा हो गया, रेजिडेंट। अब कहां पे आ गए हैं हम लोग, एडिशनल कंडीशन की तरफ आ गए, ठीक है। एडिशनल कंडीशन यानी आप लोग क्या कहेंगे, एडिशनल कंडीशन के अंदर आपकी 2 है, एडिशनल कंडीशन नंबर 1, एडिशनल कंडीशन नंबर 2। अगर दोनों सेटिस्फाई की तो माय डियर फ्रेंड्स वो क्या कहलाएगा, वो आपका रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी कि इनमें से कोई एक भी नहीं करती है, तो वो हो जाएगा आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बोलोगे आप लोग, नोर हो जाएगा, ठीक है, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यही बात यहां पे लिखी हुई है। 2 कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ ही हैज बीन resident in India at least 2 out of the 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट ईयर, क्लियर है, यानी कि 10 में से 2 बार कम से कम उसका स्टेटस कैसा रहा हो, रेजिडेंट रहा हो। ही हैज स्टे इन इंडिया 730 दिन, याद रखिए, उससे ज्यादा, ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के 7 प्रीसीडिंग में अगर आप लोग लेके चलते हैं 700 दिन कम से कम रहा हो या उससे ज्यादा रहा हो, तो इन दोनों कंडीशन का अगर सेटिस्फाई करती है, एडिशनल कंडीशन नंबर 1, एडिशनल कंडीशन नंबर 2, तो किस कैटेगरी में चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका सेटिस्फाई करेगा और वो आपका ऑर्डिनरी केस में चला जाएगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो उसको कहेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्लियर है। ये आपका काफी अहम और इंपॉर्टेंट सवाल होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है।
क्लियर? यहां तक उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। तो यहां से तो आपको ध्यान ही रखना है, यही सवाल आपका पूछा जाता है। इंडिविजुअल के केस में आपको सेक्शन 6(1) लगाना है। क्लियर है? अगर आप लोग 6(1) लगाते हैं तो आपका रेजिडेंट वाला स्टेटस आ जाएगा। अब इसने पूछा कंपनी, कंपनी के लिए दो कंडीशन है, कंपनी या तो इंडियन ओरिजिन की हो या जो आपका उसका पोइम है, POEM। पोइम का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां से वो अपना सारा मैनेजमेंट देखती है वो कहां पे रहो? इंडिया में रहो। ठीक है ना? तो अगर आप लोग डिसीजन इंडिया के अंदर है तो रेजिडेंट हो जाएगा, अगर आउट ऑफ इंडिया के अंदर है तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। दो कंडीशन है, इट इज एन इंडियन कंपनी, या तो इंडियन कंपनी हो या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पे हो? इंडिया के अंदर हो। ठीक है? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस आप लोग यहां से बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग कंबाइंड फॉर्म में, समरी की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे इंडिविजुअल के अंदर देखिए सारी कंडीशन मैंने लिख दी, अगर आप लोग कंपनी की बात करें तो यहां पे सारी कंडीशन हो गई है। क्लियर है? तो यहां से केवल इतना अगर आप लोग काम कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इससे बाहर आपका एग्जामिनेशन में कुछ नहीं पूछा जाएगा। वैसे रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर 101% मैं आपको बता देता हूं, इस चैप्टर से क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। हो सकता है लास्ट एंड पे आपको कोई न्यूमेरिकल के अलावा आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछ ले, तो वो जो थ्योरी क्वेश्चन है वो यही रहेगा, इंडिविजुअल के ऊपर या कंपनी के ऊपर। और ऐसे ही अगर आप लोग MR की बात करते हैं, मार्जिनल रिलीफ के अंदर कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, कंफर्म है। अगर आप लोग टैक्स रेट की बात करते हैं कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, कंफर्म है। हाँ, इंट्रोडक्शन के अंदर और रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के केवल 5 सवाल, 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। पांचों क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मार्क माय वर्ड्स, आपका यूनिट नंबर 1 तैयार हो जाएगा और इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन के अंदर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बाकी फिर भी आप लोगों ने अगर रेगुलर क्लासेस लगाई हैं तो वहां पर और भी काफी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, वहां से अगर 1-8% आता है तो वो वहां से कवर हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे केवल एक पर्टिकुलर वीडियो पे डिपेंड रहना चाहते हैं तो यूनिट 1 के अंदर केवल इन 5 सवालों को आप लोग कर लीजिएगा, थ्योरी इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। उम्मीद करता हूं इस चीज की क्लैरिटी आपको मिली होगी और आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। अगर आप लोग कुछ इंप्रूवमेंट टिप्स देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कमेंट के अंदर, ताकि हम लोग अपने आने वाले सेशंस को और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। बाकी मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो कीप लर्निंग।